हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ आप अभी अपने घरों में ही होंगे और स्वस्थ होंगे। घरों में ही रहिए क्योंकि इस समय घर में रहने का ही है और अपने स्वास्थ्य एवं परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए ताकि आपकी पढ़ाई भी साथ साथ कंटिन्यू रहे। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप जिस समय भी देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपको उसका मेरा आपको नमस्कार। और आइए जरा बात करते हैं। हम लोगों ने दोस्तों अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पे पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस चैप्टर्स के बारे में बात की थी। अब तक हम लोगों ने 4 लेक्चर्स प्रॉफिट एंड लॉस पे देखे थे। बिल्कुल आराम आराम चल रहे हैं, एक एक दो तरह के वेरिएशंस करके धीरे धीरे सारी चीजें देख रहे हैं हम लोग। जो लोग पिछले लेक्चर्स नहीं देख पाए हैं, पिछले लेक्चर जिनके छूट गए हैं, वो जो हमारे YouTube पे जाके भी पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी पुराने वीडियोस के लेक्चर्स भी आपके पास पड़े हुए हैं। हमारे इस YouTube चैनल पर फिलहाल रोज सुबह 8 बजे जीएस की क्लास होती है और 8:30 बजे मैथ्स की क्लास रेगुलरली होती है। मैथ्स की क्लास केवल संडेज को ऑफ रहती है। तो घरों से ही पढ़ाई करते रहें। बाकी जो आपके डाउट हो, मैंने आपको कल आपका नंबर भी दिया था अपना, आप वहां पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप भेज सकते हैं या फेसबुक पर मैथ्स बाय रोहित सर और या फिर जेएमआर कंपटीशन एज के फेसबुक पेज पर भी अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आज जिस हम वेरिएशन की बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें हम लोग बात करेंगे उस तरह के क्वेश्चंस की जिसके सेलिंग प्राइस को एक ही आर्टिकल होता है लेकिन उसके बाद में उसके सेलिंग प्राइस को चेंज कर दिया जाता है। कॉस्ट प्राइस को भी चेंज किया जाएगा। इसमें अगर नॉर्मली बात किया जाए तो 3-4 तरह का क्वेश्चन बनता है। इसमें पहला तो क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस चेंज करता है, प्रॉफिट लॉस चेंज आपको गिवन होता है, कॉस्ट प्राइस वगैरह के बारे में आपसे पूछता है। सेकंड क्वेश्चन आता है जब किसी आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को भी चेंज किया जाए और सेलिंग प्राइस को भी चेंज किया जाए। इस सेकंड वाले में 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। कॉस्ट प्राइस को रुपए में चेंज, परसेंट में चेंज किया जाए, सेलिंग प्राइस को रुपए में चेंज किया जाए। सेकंड वेरिएशन बनता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को रुपीज में चेंज किया जाए बट सेम, मतलब कॉस्ट प्राइस 30 रुपए बढ़ाया गया तो सेलिंग प्राइस को भी 30 रुपए ही बढ़ाया जाए। और थर्ड वेरिएशन आता है जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को रुपए में चेंज किया जाए लेकिन अलग अलग, जैसे कॉस्ट प्राइस को 30 रुपए बढ़ा दिया जाए, सेलिंग प्राइस को 40 रुपए घटा दिया जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के वेरिएशंस आते हैं। तो आइए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज के इस लेक्चर का पहला एग्जाम्पल, इस वेरिएशन का पहला एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो अगर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि आपके सामने क्वेश्चन आया है जिसमें कह रहा है अ साइकिल इज सोल्ड एट 16% प्रॉफिट। एक साइकिल को 16% के लाभ पर बेचा गया। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 35 रुपीज मोर, अगर इसे 35 रुपए ज्यादा में बेचा गया होता द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%, तो लाभ 20% का होता। मतलब पहले लाभ 16% का हो रहा था, 35 रुपए अगर हम बढ़ा दें सेलिंग प्राइस को तो ये लाभ हमारा अब 20% का हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट साइकिल, तो उस साइकिल का एक्चुअल में वास्तविक क्रय मूल्य क्या था ये हमें पता करना है। बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग आंसर्स दे रहे हैं और जिनको भी आता है अपने आंसर्स देने से बिल्कुल मत हिचकिचाइए। चूंकि मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हूं तो आसान डिफिकल्ट जो भी वेरिएशन है मैं सारे को एक एक करके कवर करूंगा। तो अभी तो फिलहाल ये आसान क्वेश्चन है, आप बहुत सारे लोग के आंसर्स आने चाहिए। तो जिनके आंसर्स आ रहे हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो पहले उसने बेचा इस आर्टिकल को तो 16% का प्रॉफिट हुआ, यानी उसने 116 में बेचा। 100 का आर्टिकल, 100 पे 16% 16 होता है, 116 रुपए में बेचा गया। ये हमारा SP1 है, मतलब पहला प्रॉफिट जब हमें 16% का प्रॉफिट होता था, तब का जब 16% का प्रॉफिट होता था। उसके बाद कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस को 35 रुपीज इंक्रीज किया जाए तो ये जो प्रॉफिट 16% का है वो 20% के प्रॉफिट तक चला जाएगा, यानी अब प्रॉफिट 20% का होगा। कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज हुआ नहीं है, यानी ये नया प्रॉफिट भी उसी कॉस्ट प्राइस पर है। यानी 100 का अगर हम 20% कैलकुलेट करें तो हमारा नया सेलिंग प्राइस आएगा 120। ये हमारा न्यू सेलिंग प्राइस है जब प्रॉफिट 20 का हुआ। तो बच्चों अगर इस डेटा को ध्यान से देखा जाए तो इस डेटा में हमने सेलिंग प्राइस, अगर मेरे अपने डेटा के हिसाब से बात करूं तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो इंक्रीज कर गया 116 से 120 हो गया, मतलब 4 का इंक्रीमेंट हुआ इसमें। और अकॉर्डिंग टू मी 4 का इंक्रीमेंट है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 35 रुपए का इंक्रीमेंट है। तो मैं कह सकता हूं कि 4 की वैल्यू 35 रुपीज है, तो मेरा जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी वो आएगी 35/4।
4 यूनिट की वैल्यू 35 है, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट माना है, अपनी तरफ से माना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 35.4। तो चूंकि क्वेश्चन में आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, तो अगर मैं 100 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो 100 इंटू 35.4 ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। अगर मान लीजिए वो सेलिंग प्राइस पूछता ओल्ड तो हम 116 यूनिट की वैल्यू निकालते, अगर हम उससे पूछता सेलिंग प्राइस 20% प्रॉफिट वाला तो 120 की वैल्यू निकालते। तो हमने इस तरीके से इसको आसानी से सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो आया 25 इंटू 35, यानी मैं कह सकता हूं 625 प्लस 875 रुपीज। तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 875 रुपए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा पहला सा एग्जांपल था, बिल्कुल आसान सा, इस वेरिएशन का पहला था। चूंकि हमें सारे वेरिएशंस कवर करने हैं, जिनको आता हो या जिनको नहीं आता हो सबके बारे में ध्यान रखना है, तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहला एग्जांपल लिया जो भी बिल्कुल आसान सा था। आइए इसी से मिलता जुलता एक और एग्जांपल लेते हैं जिसका आंसर आप बताएंगे। तो अगर आप स्क्रीन पे देख पाए तो स्क्रीन पे आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, जिसे आप ध्यान से पढ़ें। अगले क्वेश्चन में पढ़ते रहें क्वेश्चंस को और अपने जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहें, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी आप दे सकते हैं स्पीड बढ़ाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है अ मशीन वॉज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। एक मशीन को 10% के लाभ पर बेचा गया, वो कह रहा है 10% के प्रॉफिट पर बेचा गया, मतलब 100 यूनिट अगर मैं कॉस्ट प्राइस मान लूं तो पहले बेचा गया 110 यूनिट पर। फिर इसमें कह रहा है हैड इट बीन सोल्ड फॉर 80 रुपीज लेस, अगर इसे 80 रुपए कम में बेचा जाता, पुराने सेलिंग प्राइस से नया सेलिंग प्राइस अगर 80 रुपए कम होता तो उसे शॉपकीपर को 10% का लॉस होता, मतलब जो प्रॉफिट 10% का है वो 10% के लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम सेलिंग प्राइस को 80 रुपीज कम कर दे। यानी हमारा नया सेलिंग प्राइस 10% लॉस के साथ 90 यूनिट हो जाएगा, यानी हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा था तब का सेलिंग प्राइस है ये, और जब 10% का लॉस हो रहा है तब का सेलिंग प्राइस है। और हमने देखा कि हमारे सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 20 यूनिट, और इसी 20 यूनिट की वैल्यू हम दे रखा है 80 रुपीज, क्योंकि हमारे हिसाब से हमने 20 रुपीज सेलिंग प्राइस को चेंज किया, क्वेश्चन में 80 रुपीज चेंज कर रहा। तो 20 यूनिट की वैल्यू 80 रुपीज, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4 रुपीज। तो हमसे पूछा गया है देन फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, तो उस वस्तु का मशीन का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य दैट मीन्स 100 यूनिट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो 100 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 4 रुपीज, तो 100 यूनिट की वैल्यू 400 रुपीज, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो हम लोगों ने इन दोनों एग्जाम्पल्स को किए, बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल्स थे। उम्मीद करता हूं आपको इसमें फर्स्ट वाले वेरिएशन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस पर बेस्ड एक एग्जांपल और कराता हूं। आपको स्क्रीन पर आपके एग्जांपल वो चल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस एग्जांपल का आंसर खुद बताएं। इस एग्जांपल के लिए मैं आपको आंसर्स भी दे रहा, अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखें। ऑप्शंस में दे रहा, ऑप्शंस में अगर लिख दूं आपके लिए तो फटाफट बच्चों कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स बताइए। ऑप्शंस में आपको दे रहा, ऑप्शंस यहां पर मैं दे रहा 150, 160 ये आपके ऑप्शंस हैं, और साथ में 200 भी है। नन ऑफ दीज भी आपके पास आंसर है, और 225 ये मैंने आपको आंसर्स ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर्स बताएं। क्वेश्चन में आपके लिए फिर से पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन में कह रहा है इफ 5% मोर इज गेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 350 देन बाय सेलिंग प्राइस इट फॉर 340। कह रहा है कि अगर किसी आर्टिकल को 340 रुपए के बजाय 350 रुपए पर बेचा गया होता तो 5% अधिक लाभ होता। तो कह रहा है कि बताइए कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है। बिल्कुल सिंपल सा, फटाफट आंसर। बहुत लोग के जवाब आ रहे हैं, बहुत लोग सही जवाब दे रहे हैं, वेल डन। काफी आंसर सही लोगों के आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी भी आ रहे हैं, आना भी चाहिए क्योंकि ये पहला और इजी वेरिएशन है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। लाइए मैं आपको सॉल्व कर दे रहा, जिन लोग का भी आंसर्स मैच नहीं किया हो मैच कर ले। वो कह रहा है
किसी आर्टिकल को, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, किसी आर्टिकल को 350 रुपए पर बेचा गया, किसके स्थान पर? 340 के स्थान पर। 340 के स्थान पर अगर 350 रुपए पर बेचा जाता है तो दुकानदार को 5% ज्यादा प्रॉफिट होता है, पहले के मुकाबले 5% ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस अगर 100 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना परसेंट ज्यादा हो रहा है? 5%। अब प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पर होता है और इसका 5% कितना होगा? 5 यूनिट। इसी 5 यूनिट की वैल्यू हमने सेलिंग प्राइस का जो चेंज है मेरे हिसाब से 5 यूनिट का है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 340 के बजाय 350 पे बेचा गया, 340 के बजाय 350 पर बेचा गया। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 10 रुपीज का है, दोनों का डिफरेंस। ये 10 रुपीज कहां से आया? तो 350 माइनस 340 करने से ये 10 रुपीज हमारे पास आया है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2, तो कॉस्ट प्राइस यानी 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200 रुपीज। ये हमारे पास आ गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, जो कि बहुत सारे लोगों ने दे दिया है। और इसे आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5% का चेंज है, 5% का चेंज 10 रुपीज के बराबर, तो 5% इज इक्वल टू 10 रुपीज, 1% इज इक्वल टू 2 रुपीज, तो 100% इज इक्वल टू 200 रुपीज। तो यहां से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो इसका पहला वेरिएशन था, इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और हम यहाँ है ही ताकि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी इजी बना सकें, और ये तो वैसे भी इजी ही था। लेकिन इसके बाद जो वेरिएशन आते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अगले वेरिएशंस की बात करते हैं जहां पर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दोनों को चेंज किया जाए। इस वेरिएशन में हमने केवल सेलिंग प्राइस को चेंज किया, कॉस्ट प्राइस को चेंज नहीं किया था, प्रॉफिट चेंज हुआ। लेकिन अगले वेरिएशन में कॉस्ट प्राइस चेंज होगा, सेलिंग प्राइस भी चेंज होगा, और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट भी चेंज होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरह करेंगे? तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले इसी वेरिएशन के नेक्स्ट टाइप की तरफ, जिसका एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है उसमें दोस्तों कह रहा है कि अ पर्सन सेल अ वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, एक व्यक्ति एक घड़ी को 20% के लाभ पर बेचता है। इफ ही रिड्यूस कॉस्ट प्राइस बाय 10%, यदि वो क्रय मूल्य को 10% घटा दे, एंड सेलिंग प्राइस बाय 42 रुपीज, और विक्रय मूल्य को 42 रुपए घटा दे। उसने कॉस्ट प्राइस को भी घटाया है 10%, सेलिंग प्राइस को भी घटाया है 42 रुपीज। कॉस्ट प्राइस को परसेंट में रिड्यूस किया गया है, सेलिंग प्राइस को 42 में, जैसा कि मैंने आपको बोला था कॉस्ट प्राइस परसेंट में चेंज हो, सेलिंग प्राइस रुपीज में। तो कह रहा है कि अब शॉपकीपर को, जो अब दुकानदार है, उसको 10% का ही प्रॉफिट होता है, मतलब 20% का प्रॉफिट 10% के प्रॉफिट तक चला आता है। ये तब होता है, इसके दो कारण है। पहला, कॉस्ट प्राइस भी आपने घटाया है, कॉस्ट प्राइस को भी आपने रिड्यूस किया है 10%, और साथ में सेलिंग प्राइस को भी 42 रुपीज। तो रिडक्शन के बाद हमारे पास न्यू प्रॉफिट जो है वो 10% का है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए कि उस आर्टिकल का, उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य सीपी क्या था, कॉस्ट प्राइस क्या था। तो आइए जरा देखते हैं कि इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो आपको करना क्या है, यहां में लिख ले रहा कॉस्ट प्राइस, यहां में लिख ले रहा सेलिंग प्राइस। ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड एंड न्यू का मतलब पहले क्या था और अब क्या है। और मैंने सपोज कर लिया, मैंने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले शॉपकीपर इसे बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस 100 है, दैट मीन सेलिंग प्राइस होगा 120। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस को हम रिड्यूस कर दे 10%, 100 का 10% होता है 10 रिड्यूस कर दिया हमने, तो अब जो नया कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगा 90, और सेलिंग प्राइस को घटा दिया जाए 42 रुपीज। तो 120 था, 42 घटा देंगे तो 42 माइनस करेंगे 120 में से, तो हमारे पास आ जाएगा 78। अगर आप सोच रहे हो कि आप यहां डायरेक्टली 42 माइनस कर दोगे तो ये चीज गलत है। क्यों गलत है? तो जरा मेरी बात यहां पर ध्यान समझिएगा। ये 100 हमने माना है, मानी गई वैल्यू एक वेरिएबल ही होती है, ये 100 मैंने माना है। जब मैंने 100 माना तो हमारा सेलिंग प्राइस 120 है।
और 120 में से 42 घटाएंगे तो हमारे पास मान लो 78 वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हम इसे 200 मानते तो फिर तो ये 240 होता, और 240 में से अगर 42 माइनस करते तो वैल्यू कुछ और आती। अगर हम 300 मानते हैं और इसको तो फिर ये हमारा 360 होता, वहां से 42 माइनस करते तो हमारे पास वैल्यू कुछ और आती। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं कि ये मैंने माना है, ये मेरी मानी गई वैल्यू है। मानी गई वैल्यू का मतलब होता है वेरिएबल, और वेरिएबल से बाकी सारी चीजें जो निकली हैं वो सब वेरिएबल हैं। ये वैल्यू मैं इसलिए लिख पाया क्योंकि इनके बीच में रिलेशन परसेंट में, ये भी 20% का प्रॉफिट था, इधर भी 10% घटाया गया, लेकिन इधर परसेंट में नहीं, इधर जो रिलेशन है वो आपका रुपीज में है। 42 रुपीज तो हमने सेलिंग प्राइस को घटाया है। तो एक काम करते हैं कि कुछ समय के लिए हम इस चीज को, इस वैल्यू को छोड़ देते हैं, इस वैल्यू को भूल जाते हैं 42 रुपीज को, और अब यहां से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो कि नया प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नया प्रॉफिट है वो 10% का है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस 90 है और प्रॉफिट कह रहा है 10% का, तो 90 का जो 10% होता है वो होता है 9, यानी नया सेलिंग प्राइस हमारे पास होगा 99। क्वेश्चन को अगर मैं आपसे फिर से कहूं तो क्वेश्चन में मैंने माना कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज, प्रॉफिट 20 का, तो सेलिंग प्राइस 120 हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कॉस्ट प्राइस को हमने घटाया है 10%, तो हमारा नया कॉस्ट प्राइस 90 हो गया, और सेलिंग प्राइस को 42 रुपीज। मैंने डायरेक्ट इसमें से 42 मैंने इसलिए माइनस नहीं किया क्योंकि ये 100 मानी गई वैल्यू थी, तो इससे ये और ये निकली जो वैल्यूज है ये वेरिएबल है, इसमें डायरेक्टली आप रुपीज वाले टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मैंने क्या किया, उस पे बात क्वेश्चन की लास्ट लाइन में कह रहा है कि ही गेट प्रॉफिट ऑफ 10%, अब उसे 10% का प्रॉफिट होता है, तो 90 का 10% होता है 9, यानी नया सेलिंग प्राइस हो गया 99। तो बच्चों हम लोगों ने ये वैल्यू अपने हिसाब से लिख ली, खुद के वेरिएबल लेते हुए। अब क्या करना है, इस डेटा में अगर मैं ध्यान से देखूं तो पुराना मेरा सेलिंग प्राइस 120 था, नया सेलिंग प्राइस मेरा 99 है, तो मैं देखूंगा कि मेरे सेलिंग प्राइस में कितने यूनिट का चेंज आ रहा। तो ओल्ड सेलिंग प्राइस 120 है, न्यू सेलिंग प्राइस 99 है, यानी ये वैल्यू डिक्रीज कर गई, घट गई, और ये घटी कितनी, तो 21 यूनिट। 120 से 99 हो गया, मतलब 21 यूनिट का रिडक्शन हुआ सेलिंग प्राइस में। और क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने जो सेलिंग प्राइस को घटाया है वो घटाया है 42 रुपीज 42 रुपए, यानी मैं कह सकता हूं कि 21 यूनिट की वैल्यू 42 रुपीज है, तो यहां से हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो 2 रुपीज आएगी बच्चों। तो हमने 1 यूनिट की वैल्यू को यहां पे कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछे, कॉस्ट प्राइस पूछे, सेलिंग प्राइस पूछे, नया कॉस्ट प्राइस पूछे, पुराना कॉस्ट प्राइस पूछे, नया सेलिंग प्राइस पूछे, पुराना सेलिंग प्राइस पूछे, आप इन सारी चीजों की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे एक्चुअल या ओल्ड कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, 100 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आएगा। ओल्ड सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, 120 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ओल्ड सेलिंग प्राइस आएगा। न्यू कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, 90 मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। न्यू सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, 99 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास वैल्यू निकल कर चली आएगी। तो बात करें अगर हम क्वेश्चन की, तो हमारे क्वेश्चन में वास्तविक कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो अगर हमें सीपी की बात करूं तो सीपी हमारा 100 यूनिट है, तो अगर मैं 100 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो 100 इंटू 2 यानी 200 रुपीज, ये हमारा इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आया। तो इस चीज को जरा ध्यान समझिएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट प्राइस को 10% रिड्यूस किया गया था, सेलिंग प्राइस को 42 रुपीज रिड्यूस किया गया था, पुराना प्रॉफिट 20% था, नया प्रॉफिट 10% था। हमने वैल्यू 100 एज्यूम कर ली, कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट, प्रॉफिट 20%, 120 लिखा। फिर कॉस्ट प्राइस को 10% घटाया गया, तो हमने 10% घटाया तो ये 90 हो गया। सेलिंग प्राइस को 42 रुपीज उसने घटाया है, तो उस 42 को डायरेक्टली आप माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं। ये एक्चुअली जो हम लोग 100 लिखते हैं वो यूं समझ लीजिए कुछ इस तरह से है, 120x 10% घटाया 90x। अब यहां से आप 120x में से 42 डायरेक्टली तो माइनस कर नहीं सकते, 120x माइनस 42 लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये वेरिएबल है। फिर मैंने उस वैल्यू को छोड़ दिया कुछ समय के लिए, फिर मैंने देखा कि नया प्रॉफिट हमारे पास कितने का है, 10% का। तो नए कॉस्ट प्राइस का 10% 9 यानी 99 हो गया। यहां से सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 21 यूनिट का आया, और क्वेश्चन में डिफरेंस 42 रुपीज का है। 1 यूनिट की वैल्यू को कैलकुलेट किया, फिर हमसे जो भी वैल्यूज पूछेगा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, वहां पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आपके सामने आ जाएगा।
तो आइए जरा इसी पर बेस्ड एक अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल आइए जरा देखें, जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। एग्जांपल पढ़ें और फटाफट बिना देरी किए हुए आंसर्स अपने कमेंट बॉक्स में देते रहें। घरों में बैठे बैठे क्या करोगे, करते रहो पढ़ाई, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और आप विद्यार्थी हैं। आपके लिए एक ही कार्य है जो हर चीज का समाधान लेकर आ सकता है, वो है पढ़ाई, शिक्षा। तो उसे कंटिन्यूटी में बरकरार रखिए ताकि आपका मन भी लगा रहे, जो चीजें आपने पढ़ी हैं क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में मुझसे जो चीजें पढ़ी हैं वो भी आपका रिकॉल होता रहे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल शॉपकीपर गेट लॉस ऑफ 20%। किसी वस्तु को बेचने के बाद दुकानदार को 20% की हानि हो जाती है, 20% का लॉस होता है। इफ कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 20%, यदि क्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाए, एंड सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 156 रुपीज, और विक्रय मूल्य को 156 रुपए बढ़ा दिया जाए, then cost price of that article, तो सॉरी, then find selling price of that article after increment। क्वेश्चन में मैंने भी जल्दी में ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछा है फाइंड न्यू सेलिंग प्राइस आफ्टर इंक्रीमेंट, यानी इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस नहीं बताना, इस क्वेश्चन में हमें इंक्रीमेंट के बाद जो सेलिंग प्राइस आएगा वो बताना है। ये बहुत माइनर मिस्टेक है जो मुझसे भी हुई और आप लोग से भी होती है पेपर में, कि पूछता क्या है और हम निकाल क्या देते हैं। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। हमें नया सेलिंग प्राइस बताना है आफ्टर इंक्रीमेंट, जो भी हमारे पास वैल्यू आई। तो आइए जरा ध्यान दें। कॉस्ट प्राइस मैंने माना 100 यूनिट है, 100 यूनिट कॉस्ट प्राइस है, और अगर आप ध्यान दें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस कॉस्ट प्राइस पर शॉपकीपर को 20% का लॉस होता है। 100 यूनिट का आर्टिकल है, 20% का लॉस, यानी हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 80 यूनिट, 80 यूनिट का हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। हमने डेटा लिख लिया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 20%, अगर कॉस्ट प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया जाए, यानी हमारा नया कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 120, 100 का 20% 20, एंड सेलिंग प्राइस और विक्रय मूल्य को इंक्रीज बाय 156, इसको 156 रुपए बढ़ाया गया। अब यहां हम 156 ऐड नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं। इसको थोड़ी देर के लिए इस 156 रुपए को यहां पर लिख लेते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि नाउ शॉपकीपर गेट प्रॉफिट ऑफ 10%। अब दुकानदार को 10% का लाभ होता है। हमारा नया कॉस्ट प्राइस 120 है और नया जो प्रॉफिट है वो 10% का है। 120 का 10% होता है 12, यानी हमारा जो नया सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 132। 120 का 10% निकालेंगे तो 12 आएगा, 120 प्लस 12 यानी 132 हो जाएगा। तो ये हमने सारा डेटा अपने हिसाब से लिख लिया है। बहुत सारे लोगों के आंसर्स आ चुके थे और सही भी हैं बहुत सारे लोगों के। जिन लोग के नहीं आए वो लोग ध्यान से समझें। सारा डेटा लिखने के बाद हमारे सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस आ रहा है यहां पर, वो आ रहा है 52 यूनिट का। 132 में से 80 माइनस किया, 52 यूनिट। 52 यूनिट की वैल्यू 156 हमारे पास आ चुकी है। तो एक यूनिट का मान जो निकल के आएगा वो 156/52, यानी 3 रुपए हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू आएगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए इंक्रीमेंट के बाद जो सेलिंग प्राइस आया वो कितना होगा आफ्टर चेंज। तो आफ्टर चेंज जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो है 120। याद रखिएगा आफ्टर चेंज सेलिंग प्राइस पूछा गया था। तो आफ्टर चेंज सेलिंग प्राइस का मतलब 120 यूनिट, और 120 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 120 इंटू 3, यानी 360 रुपए। ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन लोगों को भी कोई दिक्कत हो आप वीडियो को पीछे जाकर फिर से इन सब चीजों को देख सकते हैं। तो ये हमने बात करी जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों को चेंज किया जाए, उसके फर्स्ट वेरिएशन की, जहां कॉस्ट प्राइस को परसेंट में चेंज किया गया और सेलिंग प्राइस को रुपीज में। हमने इसको आसानी से कर लिया। हमने इसको आसानी से इसलिए कर लिया क्योंकि यहां से यहां का रिलेशन परसेंट में था प्रॉफिट या लॉस, यहां से यहां रिलेशन ही परसेंट में था इन टर्म्स ऑफ परसेंट, जो भी डिडक्शन था वो परसेंट में था, और यहां से यहां भी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट में था। तो हम चारों वैल्यूज लिख पा रहे थे, यहां डायरेक्ट वैल्यू को ऐड नहीं कर रहे थे क्योंकि ये वेरिएबल था। अब अगले क्वेश्चन में यही दिक्कत आने वाली है क्या, कि हम ये वैल्यूज इतनी आसानी से नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वहां कॉस्ट प्राइस को भी चेंज किया जाएगा, सेलिंग प्राइस को भी चेंज किया जाएगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रुपीज में चेंज किया जाएगा। कॉस्ट प्राइस भी चेंज होगा,
सेलिंग प्राइस भी चेंज होगा, लेकिन चेंज होगा रुपीज में। तो इसके लिए आइए लेते हैं एक एग्जाम्पल अगर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तो जरा एग्जाम्पल को एक बार ध्यान से पढ़ें, सभी लोग पढ़ें, पढ़ने के बाद अपने आंसर्स वगैरह भी देते रहें। तो क्वेश्चन अगर मैं आपको पढ़ के समझाऊं जो आपकी स्क्रीन पर है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल शॉपकीपर गेट प्रॉफिट ऑफ 10%। किसी वस्तु को बेचने के बाद दुकानदार को 10% का लाभ होता है। इफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बोथ, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को डिक्रीज्ड बाय 30 रुपीज, 30 रुपए घटा दिया जाए। या देखिएगा यहां कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों को चेंज किया गया है, घटाया गया है, और ये घटाया गया है 30 रुपए। देन शॉपकीपर गेट प्रॉफिट ऑफ 40%, तो दुकानदार को 40% का लाभ हो जाता है। 40% का अब उसे प्रॉफिट होता है। जो प्रॉफिट पहले 10% का था, 30 रुपीज डिक्रीज करने के बाद CPSP अब उसे वो प्रॉफिट हुआ है 40% का। देन फाइंड एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो हमें उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, और वो तब निकालना है जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों को घटाया गया है 30 रुपए। तो आइए जरा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसी प्रोसेस से अगर करना हो तो कैसे करेंगे, तो आइए जरा ध्यान दें। कॉस्ट प्राइस अगर 100 यूनिट है, तो पहले जो उसको प्रॉफिट हो रहा था वो 10% का हो रहा था, मतलब 110, 110। अब उसने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को 30 रुपए घटाया है। अब मैं डायरेक्टली 100 में से 30 माइनस नहीं कर सकता, क्योंकि 100 मैंने माना है ये वेरिएबल है, वेरिएबल में से कभी वैल्यू को माइनस नहीं करते। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक साथ में वेरिएबल भी लेके चल रहा x, तो मैं इसको लिख सकता हूं 100x माइनस 30 घटाने के बाद, और इसको लिख सकता हूं 110x माइनस 30 घटाने के बाद। दोस्तों मैंने यहां वेरिएबल लगा दिया ताकि आपको पता रहे कि आप डायरेक्टली इसमें 30 माइनस नहीं कर सकते। रुपीस को डायरेक्टली इसमें से माइनस नहीं किया जा सकता, परसेंट के टर्म होते जैसा पिछले क्वेश्चन में था, तो हम लोग डायरेक्टली कर लेते। तो अब कह रहा है नया कॉस्ट प्राइस भी आ गया, नया सेलिंग प्राइस भी आ गया, तो हमारे पास कह रहा है कि अब जो नया प्रॉफिट है वो 40% का है। तो चलिए नया प्रॉफिट 40% का है, तो अगर मैं SP अपॉन CP लिखूं, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, और ये नया वाला है, न्यू, नए वाले सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के रेशियो की मैं बात कर रहा, तो नया जो सेलिंग प्राइस है वो है 110x माइनस 30, और नया कॉस्ट प्राइस है 100x माइनस 30। ये नए कॉस्ट प्राइस नए सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। और क्वेश्चन में जो हमारे पास दे रखा है उसमें दे रखा है कि जो नया प्रॉफिट है वो 40% का है, 40% का है। 40% का मतलब होता है 2/5। 40% का मतलब होता है 2/5। चूंकि ये प्रॉफिट का परसेंट है, तो ये टर्म प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा और ये टर्म कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए आइए इन वैल्यूज को यहां लिख लें। तो मैं यहां कॉस्ट प्राइस लिख सकता हूं 5 और प्रॉफिट 2 का यानी सेलिंग प्राइस लिख सकता हूं 7। अब मैं इसको सॉल्व करके यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा और उन वैल्यूज को x को यहां पे रख दूंगा, तो मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। चलिए मैं सॉल्व कर दे रहा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, मैं थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व कर रहा, आप भी पूरा सॉल्व करिए साथ साथ। मैंने 0 0 कैंसिल आउट कर दिया, देखो एक 0 सब में कॉमन था। 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आया 55x माइनस 15 और ये आया 70x माइनस 21। थोड़ा सा और सॉल्व किया तो ये 55 और 15 उधर जाके माइनस हुआ, 55 और 70 में से माइनस हुआ 15x इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू इधर चली आई, 21 था 15 था, ये हो गया 6, तो x की वैल्यू आ गई 2/5। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 2/5। यहां से हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। 0 0 को मैंने कैंसिल कर दिया था। 11 इंटू 5 55, 5 इंटू 3 15, ये 70 और ये 7 इंटू 3 21। 70x में से 55x माइनस किया, 15 बचा, 15x और इस 21 में से ये 15 माइनस हो गया, तो हमारे पास बच गया 6। तो x की वैल्यू 6/15 यानी 2/5। ये हमारे पास x की वैल्यू आई। अब इस x की वैल्यू को आप यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो, तो आपसे जो वैल्यू पूछ रहा है वो आपको मिल जाएगा। पुराना कॉस्ट प्राइस, पुराना सेलिंग प्राइस, नया कॉस्ट प्राइस, नया सेलिंग प्राइस। तो हमसे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। एक्चुअल का मतलब होता है ओल्ड, पुराना वाला कॉस्ट प्राइस। तो पुराना कॉस्ट प्राइस 100x है, तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालूं तो 100x, तो 100 और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहां पर 2/5, तो उसको मैं यहां पर लिख दूं, यानी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 40 रुपीज, 40 रुपए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको मैंने यहां पर किया,
और इस प्रोसेस में हमने वेरिएबल का यूज किया था। उम्मीद करता हूं आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट लेकिन आप इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे इतना बड़ा, आपको इसको कैसे करना है तो आइए जरा उसको देखते हैं। आप इस स्टेप को डायरेक्टली लिख सकते हैं। डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, जो मैंने लास्ट में स्टेप लिखा था CP/SP वाला, उसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं थोड़ा और छोटा करके। तो बात करते हैं इसको करने के लिए मेथड नंबर 2 की, दूसरे तरीके की। तो आप डायरेक्ट लिखिए CP/SP या SP/CP, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो पहले CP लिख लो, ज्यादा सही है। सबसे पहले आपको देखना है कि आर्टिकल पर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आर्टिकल पे हो रहा था 10% का प्रॉफिट। 10% का मतलब होता है 1/10। तो आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट। तो मैंने कॉस्ट प्राइस माना 10x वेरिएबल के साथ लिखा, और 1 का प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस 11x होगा। आप यहां 100x और 110x भी लिख सकते हैं। अब मैंने दोनों को 30-30 रुपए घटाया है, यानी इसको भी 30 कर दिया, इसको भी 30 कर दिया। एक चीज याद रखिएगा, ये 10x जिसमें केवल x लगा है जितने टर्म में, वो पुराना कॉस्ट प्राइस है। ये 11x जिसमें x लगा है 11x, ये पुराना सेलिंग प्राइस है। और ये पूरा -30 वाला नया कॉस्ट प्राइस, और ये पूरा 11x - 30 नया सेलिंग प्राइस। जो पूछेगा वैल्यू उसके हिसाब से हम लोग इसको निकालेंगे। और हमारे पास जो ओवरऑल अब नया कॉस्ट प्राइस नया सेलिंग प्राइस आ गया, और नया प्रॉफिट 40% का है। 40% का मतलब 5/7, कॉस्ट प्राइस 5, सेलिंग प्राइस हमारे पास 7 हो जाएगा, क्योंकि 2/5 होता है 40% की वैल्यू। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 70x - 210 = 55x - 150। तो दोस्तों हमारे पास यहां से वैल्यू आ जाएगी 15x = 15x = ये हमने माइनस कर दिया, 210 था, इधर चला जाएगा, 210 - 150 ये हो जाएगा 60। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के चली आएगी 4 रुपए। तो हमारे पास x का मान आ गया 4। अब आपसे जो पूछा है वैल्यू निकाल लीजिए। आपसे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस केवल इतना है 10x जिसमें x लगा है, ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, और ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस, और ये पूरा नया कॉस्ट प्राइस, और ये नया सेलिंग प्राइस। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 10x है, तो 10x की वैल्यू निकालूंगा तो 10 × 4 यानी 40 रुपए, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। यानी वो जो हम लोग बॉक्स में वैल्यूज लेके पूरा लिखते थे, उसमें से बॉक्स वाला टर्म माइनस कर दिया, डायरेक्ट हम लोग रेशियो वाला टर्म लिखे, और वहां से हम लोगों ने वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो इसको करने का ये तरीका भी हो गया। आप इस वाले तरीके को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये अगले वाले में भी यूज हो पाएगा। मैंने क्यों कहा कि आप इस वाले तरीकों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं इसको करने का एक और तरीका ही बता रहा हूं। इसको करने का जो थर्ड मेथड है, उससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, एक शर्त है। उसमें शर्त यह है कि वो तभी यूज होता है जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में सेम प्रकार का चेंज किया जाए। मतलब या तो दोनों को बढ़ाया जाए या तो दोनों को घटाया जाए, और बढ़ाया और घटाया भी सेम क्वांटिटी में जाए। जैसे यहां पर 30-30 रुपए ही घटाया गया था, अगर 30 रुपए और 50 रुपए घटाया जाता तो हम इस प्रोसेस को, अगला जो मैं आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूं, उस प्रोसेस का आप यूज नहीं कर पाएंगे। यानी अगला जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं वो तभी अप्लीकेबल है जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में सेम अमाउंट में इंक्रीमेंट या सेम अमाउंट में डिक्रीमेंट किया जाए। वहां से आप उसी में आप उसको यूज कर सकते हैं, और ये प्रोसेस आप हर जगह यूज कर सकते हैं, चाहे कितना भी इंक्रीज डिक्रीज किया जाए। तो आइए जरा मैं उसके बारे में भी आपको समझा दूं कैसे करना होगा इसको, जिसको करने के लिए आपको ट्रिक कह लो, जादू कह लो, जिससे आप आग लगा सकते हो। बहुत सारे लोग आग लगाते हैं, तो आप देखते हैं आग लगाओ मेथड। अकॉर्डिंग टू यूट्यूब में बहुत सारे लोग आग लगाओ मेथड बताते हैं, तो ये भी एक तरह का आग लगाओ मेथड ही है। तो आप भी आग लगाते रहिए। इस मेथड में देखो आपको करना क्या है। मेथड में जाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन अगर पूछूं, तो देखो अगर मान लो कोई आर्टिकल आपने 50 का खरीदा और 70 पर बेचा, तो आपको प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का। नॉर्मल सा एक मैं डेटा ले रहा हूं। मान लीजिए अगर दोनों को 10-10 रुपए बढ़ा दिया जाए, कॉस्ट प्राइस भी 10 रुपए बढ़ा 60, सेलिंग प्राइस भी 10 रुपए बढ़ा 80। अब मैं पूछूं प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 20 का। मान लो दोनों को 20-20 रुपए घटा दूं, 50 को 20 घटाया मैंने 30, 70 में 20 घटाया मैंने 50। अब नया प्रॉफिट कितने का, 20 का। इन डेटा की हेल्प से मैं आपको यह समझाना चाह रहा कि अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में सेम इंक्रीमेंट या सेम डिक्रीमेंट किया जाए, तो एक ऐसी चीज है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता,
और वो है प्रॉफिट। याद रखिएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट की वैल्यू से है, प्रॉफिट परसेंट नहीं, प्रॉफिट परसेंट तो चेंज होगा, प्रॉफिट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। 20 रुपए का प्रॉफिट था, यहां भी 20 का ही है, यहां भी 20 का ही है। मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में सेम इंक्रीमेंट सेम डिक्रीमेंट करने के बाद प्रॉफिट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। और मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी प्रॉफिट परसेंट को आप रेशियो में चेंज करोगे तो न्यूमरेटर में प्रॉफिट और डिनोमिनेटर में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास पहले जो प्रॉफिट हो रहा था वो 10% का था, यानी 1/10। ये पुराने वाले प्रॉफिट की मैं बात कर रहा, ओल्ड। और अगर मैं नए प्रॉफिट की बात करूं तो हमारे पास जो नया प्रॉफिट है वो 40% का है। 40% का मतलब होता है 2/5। मैंने दोनों प्रॉफिट परसेंट की वैल्यूज को यहां पर डिनोट कर दिया है। अब मैंने अभी अभी आपको इस डेटा में बताया कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में अगर सेम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है सीपीएसपी दोनों में, तो प्रॉफिट सेम रहता है। और यहां प्रॉफिट, ऊपर वाला टर्म प्रॉफिट को डिनोट करेगा, यानी यहां ये 2 है और यहां ये 1 है, और ये सेम नहीं है। तो आइए जरा इसको सेम बना लेते हैं, या तो उसको हाफ कर दो या तो इसको डबल। चलो इसको डबल कर देते हैं, 2/20, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखो 2/20 का मतलब 1/10 ही होता है, और ये 2/5 है, इसमें कोई चेंज नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें प्रॉफिट को सेम करना था। प्रॉफिट का मतलब न्यूमरेटर। देखो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई, सेम, यानी प्रॉफिट अभी भी हमारा क्या है, सेम। और नीचे वाली वैल्यू क्या है, कॉस्ट प्राइस। याद रखिएगा नीचे वाली वैल्यू में ये ओल्ड कॉस्ट प्राइस है क्योंकि ये पुराना प्रॉफिट था, और ये न्यू कॉस्ट प्राइस है क्योंकि ये नया प्रॉफिट था। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा कॉस्ट प्राइस पहले 20 था, अभी 5 हो गया, यानी मेरा कॉस्ट प्राइस 15 यूनिट घटा। मेरे हिसाब से कॉस्ट प्राइस को 15 यूनिट घटाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू मी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कॉस्ट प्राइस को भी घटाया गया है। कितने रुपए, कितने रुपए, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। कॉस्ट प्राइस को भी घटाया गया है, कितने रुपए घटाया गया, 30 रुपए। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों को 30 रुपए घटाया गया, यानी 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 30 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 रुपए। ये हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब यहां से आप जो भी पूछे आप निकाल सकते हैं। आपसे पूछ रहा है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ये है 20, तो यहां से 20 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाली, जो कि मेरे पास आया 40 रुपए। ये हमारे पास आंसर आ गया एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। फिर से सुनिए, ये वाली वैल्यू आपका ओल्ड कॉस्ट प्राइस है, ये वाली वैल्यू आपका न्यू कॉस्ट प्राइस है, और ये प्रॉफिट को हमें सेम करना था, इसलिए मैंने इसमें दोनों में 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस पूछता तो 20 + 2 22 यूनिट की वैल्यू निकालते ओल्ड। न्यू सेलिंग प्राइस पूछता तो 5 + 2 7 यूनिट की वैल्यू निकालते, तो हमारे पास न्यू सेलिंग प्राइस भी आ जाता। लेकिन इस प्रोसेस का यूज आप तभी करेंगे जब आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों में सेम इंक्रीमेंट या दोनों में सेम डिक्रीमेंट किया जाए। अगर एक में इंक्रीमेंट एक में डिक्रीमेंट है, या सेम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है, तो आप इस प्रोसेस का यूज यानी इस थर्ड मेथड का यूज आप नहीं कर सकते। इसके पिछले वाले प्रोसेस का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो यहां पे भी एप्लीकेबल है और आगे भी एप्लीकेबल होगा। तो आगे बढ़ने से पहले आइए जरा इस पर भी एक एग्जांपल लेते हैं। तो अगला एग्जांपल बच्चों आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और फटाफट बिना देर किए आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि अब मैंने आपको मेथड बता दिया है और आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी सेम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात की गई है। तो फटाफट क्वेश्चंस पढ़ें और आंसर्स बताएं जल्दी कमेंट बॉक्स में। बहुत लोग के जवाब आ रहे हैं, कुछ लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं। प्रैक्टिस करिए, चीजें थोड़ा बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, आप सारी चीजों को जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो अगले एग्जांपल की तरफ मैं बढ़ूं तो अगला एग्जांपल जो आपकी स्क्रीन पर है उसमें कह रहा है कि आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल शॉपकीपर गेट प्रॉफिट ऑफ 12 होल 1/2%। किसी वस्तु को बेचने के बाद दुकानदार को 12.5% का लाभ हुआ। 12.5% का मतलब होता है 1/8। ये सीपी ओल्ड है हमारे पास, ये मैंने यहां लिख लिया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 12.5% का लाभ होता है अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को, इफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बोथ डिक्रीज्ड बाय 60 रुपीज, दोनों को ही 60 रुपए घटा दीजिए, 60 रुपीज 60, देन नाउ शॉपकीपर गेट प्रॉफिट ऑफ 14 होल 2/7%। तो अब नया प्रॉफिट 14 से ही 2/7% का होता है, मतलब 1/7। ये हमारे पास नया कॉस्ट प्राइस है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। देन फाइंड एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, तो उस वस्तु का नया क्रय मूल्य बताइए, या कोई भी चीज पूछ रहा हो, कोई भी चीज आपसे पूछे तो आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है देन फाइंड
एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, तो उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताएं। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब दोनों में सेम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है तो आपको प्रॉफिट की वैल्यू सेम करनी होती है, या लॉस है तो लॉस की वैल्यू सेम करनी होगी, दोनों पे ये प्रोसेस अप्लीकेबल है। और प्रॉफिट या लॉस हमेशा कहां होता है? न्यूमरेटर में, यानी अंश में। तो अंश में अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो हमें न्यूमरेटर को सेम करना है, और यहां ऑलरेडी हमारा जो न्यूमरेटर है वो सेम है, मतलब यहां तो हमें सेम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली सेम है। जैसे पिछले मल्टीप्लाई किया था, यहां आपको उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओल्ड कॉस्ट प्राइस 8, न्यू कॉस्ट प्राइस 7। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस में चेंज 1 यूनिट का हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो चेंज है कॉस्ट प्राइस में वो 60 रुपीज का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 रुपीज हो गई दोस्तों। तो हमसे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमारे पास 8 यूनिट है। तो आप यहां से 8 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, यानी 8 × 60, 480 रुपीज, 480 रुपए। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बहुत सारे लोग का आंसर आया भी था, सही जवाब था। जिन लोगों के भी आंसर सही नहीं थे वो मैच करें और ऐसे क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करें। तो ये हम लोगों ने बात कर ली, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस जब दोनों को चेंज किया जाए सेम। पहला हमने पढ़ा कॉस्ट प्राइस को परसेंट में चेंज करें, सेलिंग प्राइस को रुपीज में। दूसरा हमने पढ़ा दोनों को रुपीज में चेंज करें, बट सेम बढ़ाएं या सेम घटाएं। आइए बात करते हैं आज के सेशंस के लास्ट टाइप की, जब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दोनों को चेंज किया जाए, लेकिन दोनों को डिफरेंट चेंज किया जाए। कॉस्ट प्राइस को कुछ और घटाया बढ़ाया जाए, सेलिंग प्राइस कुछ और घटाया बढ़ाया जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो मैंने आपको पिछला मेथड बताया, अब आप उसे यहां यूज नहीं कर सकते। उससे पहले जो मैंने CP/SP का मेथड बताया था, उसे आप यहां पर इजीली यूज कर सकते हैं। तो आइए जरा पहले उसको समझते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए लेते हैं एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। एग्जाम्पल में कह रहा है कि आफ्टर सेलिंग अ बुक, किसी बुक को बेचने के बाद शॉपकीपर गेट लॉस ऑफ 25%, दुकानदार को 25% की हानि होती है। 25% का शॉपकीपर क्या होता है? लॉस होता है। अब कह रहा है इफ कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाई 100 रुपीज, यदि क्रय मूल्य को 100 रुपए बढ़ाया जाए, वाइल सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीज बाई 300 रुपीज, और विक्रय मूल्य को भी 300 रुपए बढ़ाया जाए। यहां अलग अलग है, 100 रुपीज और 300 रुपीज का चेंज किया गया है CP और SP में रेस्पेक्टिवली। देन नाउ शॉपकीपर गेट प्रॉफिट ऑफ 20%, तो अब दुकानदार को 20% का लाभ होता है। देन फाइंड एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, तो उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताएं। तो आइए जरा ध्यान देते हैं, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप डायरेक्ट लिखिए CP/SP और देखिए पुराना प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो कितने का है। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो ओल्ड प्रॉफिट की वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 25%, सॉरी लॉस की वैल्यू दे रखा है 25%। हमें 25% का लॉस हो रहा था पहले, 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो हमारा ओल्ड कॉस्ट प्राइस हो गया 4x, 1 का लॉस, तो सेलिंग प्राइस हो गया 3x। ये हमने वैल्यू लिख ली क्योंकि 25% का लॉस था। आपका मन करे आप यहां 100x, 25% का लॉस 75x भी लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कॉस्ट प्राइस को 100 बढ़ाया गया और सेलिंग प्राइस को 300 बढ़ाया गया, मैंने भी लिख लिया। तो हमारे पास CP/SP का रेशियो आ गया, ये नया कॉस्ट प्राइस नया सेलिंग प्राइस का रेशियो है। फिर से रिपीट कर दूं, जिसमें x लगा है ये 4x, ये ओल्ड कॉस्ट प्राइस है, ये 3x, ये ओल्ड सेलिंग प्राइस है। प्लस 100 कर दिया, नया कॉस्ट प्राइस ये पूरा हो गया, प्लस 300 ये पूरा नया सेलिंग प्राइस हो गया, यानी नए कॉस्ट प्राइस नए सेलिंग प्राइस का रेशियो हो गया। और जो नया प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है ऐसा करने के बाद, वो हमारे पास 20% का है। तो 20% के बारे में अगर मैं बात करूं, 20% के प्रॉफिट के बारे में, तो 20% का मतलब 1/5 होता है। ये वैल्यूज आप लोग को याद हो जानी चाहिए अब तक, और याद हो भी गई होंगी, रटने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन करते करते खुद ब खुद दिमाग में आ जाता है। तो ये हो जाएगा 5 और 6। बस यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है वेरिएबल की, फिर हमारा काम हो जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं आप। 24x प्लस 600 इज इक्वल टू 15x प्लस 1500, 15x प्लस 1500। अब इसको सॉल्व किया, ये इधर आया 9x हो गया, और ये भी इधर गया 600 माइनस हो गया, ये भी कितना हो गया 900। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो आई 100 रुपीज़। तो हमसे पूछा गया है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल का मतलब पुराना वाला कॉस्ट प्राइस, और पुराना कॉस्ट प्राइस हमारे पास ये है जो यहाँ पे लिखा है 4x। तो अगर मैं 4x की वैल्यू निकालूं तो 4 × 100 यानी 400 रुपीज़, ये हो जाएगा आपके पास आंसर।
इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, पेपर में अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं तो आप ऑप्शन से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि पहले प्रॉफिट निकाल लें 100 घटा लें, फिर नया प्रॉफिट निकाल पे फिर सेलिंग प्राइस में 300 जोड़ दें और फिर चेक कर लें कि क्या नया जो प्रॉफिट है वो 20% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपको यहाँ तरीका बता दे रहा है इसको सॉल्व करने का क्या होता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन में और दे रहा आपके लिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट बिना समय व्यर्थ किए हुए फटाफट आंसर्स बता दें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पढ़ें और फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहें। जिनके भी आंसर आ जाए तुरंत तुरंत बताएं, घबराएं नहीं और जल्दीबाजी में ना रहें। क्वेश्चन सही करने की पहले आदत डालिए। क्वेश्चन जब सही होगा तो समय खुद ब खुद धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर सेलिंग अ चेयर, किसी कुर्सी को बेचने के बाद शॉपकीपर गेट प्रॉफिट ऑफ 12.5%, दुकानदार को 12.5% का लाभ होता है। CP अपॉन SP 12.5%, कितनी वैल्यू बोलो? 1/8। कॉस्ट प्राइस 8x तो सेलिंग प्राइस 9x, क्योंकि 12.5% का प्रॉफिट था तो हमने यहां पर 8x 9x लिख लिया। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ये हमारे पास ओल्ड वैल्यू हो गई। क्वेश्चन को अगर आप आगे पढ़े तो कह रहा है 12.5% का लाभ हो रहा है इफ कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाई 40 रुपीज वेयर सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाई 120 रुपीज। कॉस्ट प्राइस को 40 रुपए बढ़ाया गया, सेलिंग प्राइस को 120 रुपए बढ़ाया गया, मैंने ही बढ़ा दिया। देन नाउ शॉपकीपर गेट प्रॉफिट ऑफ, तो अब दुकानदार को, अब जो दुकानदार है उसको जो नया प्रॉफिट हो रहा है वो रहा है 25% का, 25% का। देन फाइंड एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, तो उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताया। नया प्रॉफिट 25% का है यानी 1/4, यानी हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगा 4, सेलिंग प्राइस होगा 5। बस काम हो गया। मैं डायरेक्ट लिख रहा, आप भी डायरेक्ट लिखिए। ये हो गया 40x, ऐसे डायरेक्ट सॉल्व किया करो। 40x 36x यानी 4x बचा, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखा करिए 4x। कैलकुलेशन थोड़ा तेज किया करो आप। 5 × 8 40x 36x, साइन सेम है, माइनस हो गया 4x। ये हो गया 200 और ये हो गया 480। 4 × 120 480 और 40 × 5 ये हो गया 200। अब 200 हो गया और ये 480, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 280। यहां पे आप ऐसे लिख लेंगे या आप पूरा लिख लेना, बट क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए कैलकुलेशन जितना माइंड में कर सकते हैं उतना करिए। मैं यहां पे लिख दे रहा आपके समझाने के लिए इसके प्रीवियस स्टेप। इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, 40x प्लस 200 इज इक्वल टू 36x प्लस 480। 40 माइनस 36, 4x वही मैंने डायरेक्ट लिखा था, और 480 में से 200 माइनस होगा 280, तो यहां से हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आ गई 70 रुपीज। वेरिएबल की वैल्यू आ गई 70 रुपीज। अब आपसे जो पूछे आप निकालिए। ओल्ड कॉस्ट प्राइस यहां रखिए, ओल्ड सेलिंग प्राइस यहां रखिए, प्लस 40 कर दीजिए ओल्ड कॉस्ट प्राइस में नया कॉस्ट प्राइस, प्लस 120 कर दीजिए ओल्ड सेलिंग प्राइस में नया सेलिंग प्राइस, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो क्वेश्चन में हमसे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस के बारे में बात करूं तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमारा यही था 8x, तो 8x यानी 8 × 70 यानी 560 रुपीज, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने निकाल लिया जो कि आया 560 रुपीज। तो दोस्तों आज के इस वेरिएशन में हम लोगों ने बात की, वो बात की पहले तो हम लोगों ने बात किया जब सेलिंग प्राइस को ही केवल चेंज किया जाए, उसके बाद हमने बात की जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों को चेंज किया जाए, जिसमें हमारे पास कई वेरिएबल थे, कई वेरिएशंस थे। सबसे पहला वेरिएशन था जब कॉस्ट प्राइस को परसेंट में चेंज किया जाए, सेलिंग प्राइस को रुपीज में। दूसरा वेरिएशन था जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों को रुपीज में चेंज किया जाए लेकिन सेम बढ़ाया जाए या सेम घटाया जाए। और तीसरा फिर इसमें वेरिएशन था जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों को चेंज किया जाए लेकिन डिफरेंट, जो कि अभी अभी हम लोगों ने देखा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस वेरिएशन में बात की। उम्मीद करता हूं आपको जो चीजें बताई गई होंगी वो समझ में आई होंगी। अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो लाइक बटन प्रेस करें, और नहीं समझ में आई तो आपके पास डिसलाइक का भी ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा ये जो भी एफर्ट किया जा रहा है, जो भी हम कर रहे हैं ऑनलाइन आपके लिए, अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो इस चैनल का लिंक और वीडियोस अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करें, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये सारी चीज़ें यूटिलाइज हो पाएँ, बच्चों को हेल्प हो पाए, जो भी अपने घरों में फंसे हुए हैं उनकी पढ़ाई में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर पर। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।